नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसा शब्द जो पिछले कुछ दिनों से शायद हर किसी की जुबान पर है। आखिरकार करीब 6 साल बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सबके सामने आ गया। राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले डोनेशन को सार्वजनिक करने के लिए देश की शीर्ष अदालत को एक्शन लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को तीसरी बार एसबीआई को फटकार लगाई और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान गुस्से में पूछा कि क्या बैंक को कोर्ट का फैसला समझ नहीं आया। साथ ही कोर्ट ने बैंक को मनमाना रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों को पूरी तरह खुलासा करने को कहा है। लेकिन इन सब के बीच बयानबाजी भी खूब हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी चंदे के इस खेल में बीजेपी बेनकाब हो गई। साथ ही चुनाव आयोग से बीजेपी की मान्यता को रद्द करने की मांग कर दी है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि अब तो अखबारों में आ गया है कि किसके यहां कब ईडी आई और सीबीआई पहुंची और बाद में चंदा मिला और फिर मामला ठंडा हो गया। दूसरी तरफ मायावती ने कहा है कि धना सेठों से चंदा नहीं लेती बीएसपी। इन सब पर भला अमित शाह कैसे चुप रहते। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को 14,000 करोड़ का चंदा मिला जबकि उनके सांसद भी कम है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तरफ तो कोर्ट का फैसला 25 को जो भी होना होगा, लेकिन उससे पहले ये बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए, मुझे लग रहा है कि सारे लोग जो है वो हवाई किला बना रहे हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि भाई ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनाव पे सीधे सीधे असर डालेगा, वो निहायत ही गलत, बहुत ही ज्यादा गलत। ये कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन ये मालूम चला कि 20,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए, जिसमें से 6,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास और बाकी सब विपक्षियों के पास। तो नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स हिंदुस्तान में अगर संख्या देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तो कम ही मिला। सांसद और विधायकों की संख्या भी अगर आप जोड़ रहे उस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम मिला। आप ये कहोगे कि बीजेपी के पास जो चंदा आ रहा है वो गंदा है और हमारे पास जो उसी सोर्स से चंदा आ रहा है वो जो है गंगा जल है। ऐसे कैसे होगा? तो इस हमाम में सब नंगे हैं, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनने जा रहा। दूसरी चीज, कोर्ट भी जिद पे अड़ी है। भाई, अगर प्रिंसिपल ये है कि वी वांट टू क्रिएट अ वेरी ट्रांसपेरेंट सोसाइटी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, तो सुप्रीम कोर्ट इससे अलग अपने आप को कैसे कर सकती है? पूरी दुनिया के लिए आरटीआई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए आरटीआई नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? कोई लॉजिक समझा दे। अगर मंत्रियों को डिक्लेरेशन करना पड़ता है चुनाव में पार्टिसिपेट करने से पहले, सबको अपने असेट बताने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कि कानून क्यों नहीं लागू हो सकता है? आप ये देखिए, तुषार मेहता वो बोल रहे, बीच में आप उठ के चले जाएंगे क्योंकि चीफ जस्टिस इस सच को वो सुन नहीं पाए कि आपके, देखिए, जजमेंट और न्याय क्या है। न्याय सिर्फ कानून के हिसाब से आप ब्लैक एंड व्हाइट में आप चीजों को कर दें, वो सही डेफिनेशन नहीं है। न्यायाधीश को यह भी सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा कि आप कानून के हिसाब से कोई फैसला करते हैं तो इस फैसले का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। इस फैसले का रेमिफिकेशन कौन तय करेगा, कौन सोचेगा? क्या ये न्याय के डिफिनेशन में नहीं आता? क्या आपने कोई फैसला दे दिया और वो समाज में एक विकृति पैदा करे, न्यूसेंस क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? लाखों कानून के हिसाब से सही हो, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ जस्टिस लेंगे क्या? यही बात तुषार मेहता बता रहे थे।
आप उठ के चल दिए कि चलो 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 हमें नहीं सुनना है। तो ये तो क्लियरफाई करना पड़ेगा। खैर चलिए, रेमिफिकेशन क्या हो रहा है? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। चीन हो कि यूएस हो कि दुनिया की अलग अलग शक्तियां हो, पाकिस्तान हो, खालिस्तानी हो, हिंदुस्तान जब इस जगह पे पहुंच रहा है कि दुनिया में ये कई सारे लोगों को, शक्तियों को खटकने लगा है, तो यहां की राजनीति के अंदर इंटरनेशनल इंटरफेरेंस हो रहा है। सीए कानून बना हुआ है तो अमेरिका को पीड़ा हो रही है, भाई तेरे से क्या मतलब। तो हर कोई इंटरवीन करना चाहता है। चीन की कंपनियों को हमने बाहर किया। देखिए कैसे कैसे शाहीन बाग हो तो किसान आंदोलन हो तो पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो चाइनीज फंडिंग हो रहा है। कोई नई बात, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। तो अचानक से लोगों को लगा कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है इसको फंसाया जाए। खैर आपने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जुडिशरी इसमें शामिल है, नहीं है, बट जब आप न्याय देते हैं इसके रिपरकशंस को आपको समझना चाहिए। बाहर क्या हो रहा है? वो एक कहावत है कि 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। जब से ये कहानी आई है तब से मैंने कहा है कि मैं स्टोरी नहीं करूंगा क्योंकि अभी प्रीमैच्योर है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है। भाई इन लोगों से ज्ञान लेना है। जो लोग भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक डूबे पड़े हुए हैं वो ज्ञान देंगे। आप क्या कर रहे हो? एजेंडा चला रहे हो। मैं देख रहा था, वो सोशल मीडिया में काफी चल रहा है। कोई पूनम अग्रवाल है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करती है। अब ये तो मुझे तो ये भी नहीं लगता कि जो लायर वायर क्विंट फुइंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में काम करे वो अपने आप को पत्रकार कैसे कह सकता है? कैसे कह सकता है? दे आर एजेंट्स, प्रोपेगेंडा मास्टर्स। तो पूनम अग्रवाल ने कह दिया कि देखिए एसबीआई की जो लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम तो है, लेकिन मैंने 2018 में खरीदा था बॉन्ड, ये 2020 बता रहा है। सारे ये जो जितने भी वाजपेयी अंजुम बंजुम सारे लोग कूद पड़े। ये क्या नाम है, श्रीनेत्र गालीबाज प्रवक्ता, कैसे कैसे लोग आ गए हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। भाई नेशनल पार्टी का नेशनल प्रवक्ता बिना चीजों को जानते हुए ये पकड़ा गया, सारे लोग क्या कहने लग गए? इस रब्बिस फब्बिस कुमार सारे लोग क्या कहने लग गए कि एसबीआई चीजों को छुपा रही है, जो जानकारी दी है वो भी वैलिड नहीं है। सारे लोग सवाल खड़े करने लग गए एसबीआई के ऊपर, एसी के ऊपर, सरकार के ऊपर कि बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। जब तक छिपा हुआ है इज्जत बची हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे का सारा ये जो गैंग है ये 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी। जब तक इंफॉर्मेशन बाहर नहीं है इज्जत बची हुई है। पूरी इंफॉर्मेशन बाहर आएगी इज्जत बचा नहीं पाओगे। तो खैर इन लोगों की तो कोई इज्जत भी नहीं। क्यों? अब जैसे ये सारी चीजें हुई, कोई वीडियो आ गया, वीडियो उसी पूनम अग्रवाल का जो क्विंट के अंदर वीडियो कर रही है, उसमें खुद ही वो बता रही है कि हम 2020 में लिए। क्या हुआ? प्रोपेगेंडा आपने पहले फैला दिया, बवाल मच गया कि एसबीआई जो डाटा दे रही है वो फेक है, ये है वो है। 10 तरह की कहानी आपने बना दी और उसके बाद कहती कि देखिए वो सब कोविड के दौरान हुआ, तब मेरी याददाश्त चली गई थी। याददाश्त चली गई थी? याददाश्त चली गई थी कि तुम दलाली का काम कर रही थी? याददाश्त चली गई थी। और ये सारे भांड किस्म के पत्रकार वो शुरू हो गए। उसके बाद माफी मांग ली।
अब ये लोग समझिए, इन लोगों का, इन बदतमीज किस्म के पत्रकारों के बारे में समझ लीजिए कि किस थ्योरी पे ये लोग काम करते हैं। थ्योरी बहुत ही सिंपल है। फेक न्यूज वो जंगल की आग की तरह फैलता है। कोई 15-15 लाख, 20-20 लाख वीडियो में हिट जा रहा है ना। कौन पकड़ा गया, एसबीआई की चोरी पकड़ी गई, ये हो गया, वो हो गया, और माफी मांग ली। तो जितने लोगों के पास फेक न्यूज पहुंचा, उसमें से 1% या 2% के पास ये खबर जाती है कि भाई वो खबर गलत थी, फेक था। तो इनका काम तो हो गया। बाकी 97%, 98% लोग वो उसी मुगालते में रहेंगे। जैसे क्लासिक प्रोपेगेंडा का एग्जाम्पल देता हूं। इन सारे अफवाह टूल किट गैंग जो है, कांग्रेसी तंत्र के लोग, राहुल गांधी बक देगा कि राजा की जान जो है ईवीएम में है, ईवीएम पे चालू हो जाएंगे। उस सीआरओ का झुंड के बारे में मालूम है, एक आदमी हुआ एक सीआर करता है हुआ, बाकी सब लोग हुआ करना चालू करते हो। सब वही ऑर्केस्ट्रा है, ये बैंड पार्टी। अब ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिए, भाई कम से कम 40 या 50 याचिकाएं और तमाम मौका ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की जा सकती है, कोई प्रूफ नहीं कर सका। लेकिन आप आम आदमी से पूछिएगा, इतना वोट आ गया उसको, ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। दिस इज क्लासिक प्रोपेगेंडा। वो खबर कि भाई ईवीएम को नहीं किया जा सकता है, ये लोग बेवकूफ बन करके आए हैं। बताइए, कपिल सिब्बल लंदन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, सारे लोग, ये कपिल सिब्बल चले गए थे, लाइव चल रहा था कि 15 मिनट में मैं साबित करके दिखाऊंगा लाइव कि कैसे जो है आप उसको हैंडल करते हैं। 5 मिनट में सबको समझ में आ गया फेक है। पैसा दे करके कोई डब्बा लेकर के खड़ा हो जाता है, कोई कुछ, सब ये तमाशा नौटंकी करे। और क्या आप इन लोगों के डेंजरस डिजाइन को समझिए कि आप अगर ईवीएम मशीन के ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हो, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर अपने आप सवाल खड़ा हो जाता है। तो डेमोक्रेसी की बहुत चिंता है इन लोगों को। दिक्कत क्या है, ये देश जो है बड़ा लुंज-पुंज किस्म का है। कानून जो है लुंज-पुंज है। यहां झूठ बोलने के लिए कोई सजा ही नहीं है, कोई सजा नहीं है। और यही झूठ बोल लेते हैं, झूठ बोल करके। अब कोई आदमी, किसी का आदमी को, भाई मशीन जो है वो ईवीएम में जो है गड़बड़ी है, अब ईवीएम जाकर के केस तो नहीं करेगा ना। आप समझिए बात को कि ईवीएम तो नहीं करेगा। तो इनकी चोरी पकड़ी गई, झूठ बोलते हुए रंगे हाथ पकड़े गए ये लोग। एसबीआई को चाहिए ये तमाम दलाल पत्रकारों के खिलाफ एक नेशनल इंस्टीट्यूशन को, जिसके ऊपर करोड़ों जिंदगी डिपेंड करती है। एसबीआई छोटा मोटा बैंक नहीं है, करोड़ों लोगों की जिंदगी, उसके रेपुटेशन को डेंट करने के आधार पर इन लोगों के ऊपर केस होना चाहिए। 4-5 बार करो, अपने आप इनके जो अकल जो है वो ठिकाने आएगी। अभी खेल शुरू नहीं हुआ है, खेल शुरू हुआ नहीं, और ये लोग जो समझ बैठे कि हमने 8-10 गोल कर दिए, अभी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी विसिल बजा नहीं है। मार्क माय वर्ड, जिस दिन ये मालूम चलेगा कि किसने किसको कब दिया, कैसे दिया, अभी तक ये जानकारी नहीं है। अभी जानकारी बस इतनी ही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किसने कितना पाया, कौन किसको दे रहा है ये नहीं मालूम है किसी को भी। कोई अगर ये बात कह रहा है, वो अंदाजा लगा रहा है, झूठ फैला रहा है, मक्कारी कर रहा है। और मेरे इस वाक्य को याद रखिएगा, जिस दिन ये सारे नाम आएंगे, ये लोग मैदान छोड़ के भागेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब तक डेटा जारी नहीं किया है, जिसके बाद कोर्ट को फिर फटकार लगानी पड़ी कि स्टेट बैंक बिना कुछ छिपाए तमाम डेटा जारी करे। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।